अच्छा, ये 10 वाला ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बच्चों कल होमवर्क दिया था, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। अब इस क्वेश्चन में पहली चीज तो पीवीओएफ कैसे निकलेगा। आप देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 600 लाख है, वर्किंग कैपिटल 150 लाख है, तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है अपने को। आगे बढ़ेंगे तो उसने कहा है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 lakhs वुड बी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल यहां 2 बार लग रही है, तो 600 पूरा आ जाएगा। और कोई एडिशनल एसेट भी आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। तो इसके पीवीओएफ में कितने आइटम आ रहे? 3। एक तो 600 पूरा आ जाएगा, 150 पूरा आ जाएगा, और 100 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, इससे फिर अपना पीबीडीटी निकल ही जाएगा। डेप्रिसिएशन का यहां पर डब्ल्यूडीवी बेसिस है, तो डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। अब जब लास्ट में अपन टर्मिनल कैश फ्लोज देते तो देखिएगा, ये कह रहा है कि टर्मिनल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट मे बी टेकन एट 10%। तो आपकी असेट है कितने की? 600 लैक्स की। उसकी साल्वेज वैल्यू कितनी ले ली जाएगी? 60 लैक्स। और वर्किंग कैपिटल की 100% रिकवरी होगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिकवरी कितनी होगी? 250 लैक्स, क्योंकि 2 बार में करके 250 लाख की वर्किंग कैपिटल लगाई है ना अपन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से लगना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने एडिशनल ट्रीटमेंट क्या किया जो हम सामान्यतः नहीं करते हैं, हम इग्नोर मार देते हैं। देखिए, डब्ल्यूडीवी मेथड है, हालांकि हमने इस बारे में चर्चा की है। डब्ल्यूडीवी मेथड में इनकम टैक्स एक्ट फॉलो होता है। इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी लगती है, और उसमें ऐसा है कि अगर सिंगल एसेट है या मल्टीपल एसेट है, और जब हम किसी सिंगल एसेट को बेच देते हैं तो ब्लॉक सीज हो जाता है, और जब एसेट को बेचते हैं तो कैपिटल गेन और लॉस अराइज हो सकता है। तो यहां उसने वो कैलकुलेट किया है। आप देखिएगा, हम पहले तो इसकी डब्ल्यूडीवी निकालेंगे। सुनो, 600 लाख की असेट है, माइनस कितने साल तक डेप्रिसिएशन लगाया? 6 इयर्स डेप्रिसिएशन। तनिषा, 600 लैक्स में से 6 साल तक डेप्रिसिएशन माइनस करो, 33%। 33 डब्ल्यूडीवी चाहिए ना मुझे। 600 में से 6 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू क्या बचती है? हम्म, नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं। हाँ जी, सही है बिल्कुल ये। अच्छा, हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, चलेगा। डन डन डन, नो प्रॉब्लम। तो हम 53 लैक्स ले लेते हैं इसको। और साल्वेज वैल्यू बेटा बेच कितने में रहे हम? हमने साल्वेज वैल्यू उसकी 60 लैक्स मानी है, तो इसका मतलब हमें कैपिटल गेन हो गया, है ना। कितने का? 7 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। और 7 लाख रुपए का कैपिटल गेन अगर होगा तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स जो रेट है वो 50% है, तो 3.5 लाख का कैपिटल गेन हो गया, टैक्स ऑन कैपिटल गेन हो गया। तो ये भी 8वें साल का आउटफ्लो बनेगा। ठीक है। तो जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था, अब मैं आपको समझाता हूं इसने कैसे करके बताया। देखिए, यहां लिखा है इसने टर्मिनल कैश फ्लोज। अपन अलग अलग लिखते हैं, इसने वर्किंग कैपिटल दे दिया। पहला टर्मिनल कैश फ्लो, बोलो क्या? 60 लैक्स की साल्वेज वैल्यू। फिर अभी अभी अपन ने टैक्स ऑन कैपिटल गेन निकाला कि इतना टैक्स देना पड़ेगा, 3.5 लाख का टैक्स आया। इसने राउंड ऑफ करके उसको 4 लाख ले लिया। देखो, लिखा भी है कि टैक्स 3.5 लाख है, लेकिन राउंड ऑफ करके कितना ले लें? 4 लाख रुपए। और वर्किंग कैपिटल की रिकवरी कितनी? 250 लाख रुपए। ये तीनों आ गए। साल्वेज प्लस है, टैक्स देना पड़ेगा, और 250 लाख की रिकवरी भी प्लस। तो 310 में से 4 गए, तो 306 का टर्मिनल कैश फ्लो हो गया। और चूंकि ये आखिरी साल में होगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने ले ली, इसलिए वो 132 लैक्स आ रहा है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है।
250 लाख की वर्किंग कैपिटल, 60 लाख के इक्विपमेंट, और उस पर इसने टैक्स निकाला वो। इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू 132 लाख रुपए। मैं आपसे कहता हूं कि आपने अगर इसको सॉल्व किया तो 60 तो आपका आना ही चाहिए था, 250 भी आपका आना ही चाहिए था, टैक्स नहीं निकालते आप ज्यादा से। तो वो अपनी अजम्पशन है, अपन नोट भी डाल सकते हैं कि हमने कैपिटल गेन और लॉस के टैक्स को इग्नोर, क्योंकि इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा आपको ऐसा। अभी समझ गए? तो फिर से ट्राई कर लेना। और कुछ है? एक और भी था ना, वो आगे थे बाकी। अच्छा, देख लेना आप, फिर पूछ लेना मुझसे। क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ हाँ, वो एक्चुअली ये काफी पुराने क्वेश्चन है, मतलब पुराना क्वेश्चन है। तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस में क्या चेंजेस आते रहते हैं। वो कहना चाह रहा है कि रीसेंट अमेंडमेंट टू टैक्स लॉज विद रिगार्ड टू बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज मतलब होता है सबसे लास्ट में असेट की जो डब्ल्यूडीवी बचती है। जैसे आपने 8 साल तक उसे राइट ऑफ किया, लास्ट में जो असेट की डब्ल्यूडीवी बचेगी, कई बार है ना वो एलिजिबल फॉर राइट ऑफ होती है कि उसको आप पूरी की पूरी पी&एल में राइट ऑफ कर दो, जितनी भी डब्ल्यूडी। तो वो कह रहा है कि उस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, बैलेंसिंग चार्ज को राइट ऑफ करने के लिए आपको प्रोविजन फॉलो नहीं करना है। तो इससे अपने सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इग्नोर ही करते हैं उसको। एक अपना ऊपर क्वेश्चन छूट रहा था, पेंडिंग था, नंबर 5, उस पे आ जाओ एक बार, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर इससे अगला एक और क्वेश्चन हम डील करेंगे आज। नंबर 5 देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है और क्वेश्चन भी है, तो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, an infrastructure company, is evaluating a proposal to build, operate and transfer a section of 20 kilometers of road at a project cost of 400 lakhs to be financed as follows। तो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई बच्चा? 400 करोड़ रुपए हो गई। और पैसा कहां से आएगा ये 400 करोड़ रुपए का? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़। उसके बाद लोन एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्थ रुपीज, इसका मतलब 100 करोड़ की इक्विटी और 300 करोड़ का लोन लगेगा। द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विल बी ओपन टू ट्रैफिक। हम रोड बना रहे हैं, फिर जब रोड बना देंगे तो पब्लिक के लिए खोल देंगे, टोल टैक्स लगा देंगे, 15 साल तक ये पिक्चर चलेगी, मतलब उसकी जो लाइफ है फॉर द फ्रॉम द व्हीकल्स यूजिंग द रोड। हमें इस रोड को मेंटेन भी करना होगा अगले 15 सालों तक, कर लेंगे, और उसके बाद हम हाईवे अथॉरिटीज को 0 वैल्यू पे वो हैंड ओवर कर देंगे, फ्री में दे देंगे उनको अपन। इट इज एस्टिमेटेड दैट टोल रेवेन्यू विल बी रुपीज 100 करोड़ पर एनम। क्या मिला अपने को? रेवेन्यू इनफ्लो कितना? 100 करोड़ पर एनम। एंड द एनुअल टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस is 5% of the project cost. The company considers to write off the total cost of project in 15 years on a straight line basis। कैसे राइट ऑफ करती है कंपनी? ऐसे लंबे। अच्छी बात है, कंपनी की इच्छा है कैसे भी करे, लेकिन आगे क्या लिखा है? फॉर इनकम टैक्स पर्पज द कंपनी इज अलाउड टू टेक डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन डब्ल्यूडीवी। तो अपन किसको फॉलो करेंगे? डब्ल्यूडीवी को, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में कुछ भी करते रहो, हम तो इनकम टैक्स के हिसाब से चलेंगे। तो डेप्रिसिएशन 10% ऑन डब्ल्यूडीवी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एग्री किया है कि भैया जो लोन आपने लिया है या आप हमको 15 ईएमआई 15 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ईएमआई नहीं एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप रीपे करेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, पूछा क्या गया है? कैलकुलेट, बोलो बेटा क्या? प्रोजेक्ट आईआरआर एंड, ये कॉन्सेप्ट है, इग्नोर कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट। बढ़िया बात है। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रोजेक्ट एंड इक्विटी आईआरआर। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। तो पहली टर्म आपसे पूछी गई है, आप सिर्फ बात समझना,
आईआरआर तो आपको मतलब पता ही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर प्रोजेक्ट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर, यहां पर हम प्रोजेक्ट की आईआरआर निकाल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। पैसा कहां से आया उससे मतलब, या आप एक तरह से ऐसे अज्यूम कर लो कि 100% पैसा इक्विटी से आया है, हमने कोई डेट फाइनेंसिंग नहीं की है, तो हम किसी प्रोजेक्ट की इंडिपेंडेंट आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, कि वो पैसा कहां से आया है। दूसरे शब्दों में कहें, इग्नोरिंग डेट फाइनेंसिंग, हम डेट फाइनेंस को इग्नोर करेंगे, और इसीलिए इसका एक और नाम है, इसे अनलिवर्ड आईआरआर भी कहते हैं। आईआरआर फॉर प्रोजेक्ट, इग्नोरिंग फाइनेंस पैटर्न। दूसरी तरफ वर्ड क्या है, इक्विटी आईआरआर, इसे हम लिवर्ड आईआरआर भी कहते हैं। आईआरआर फॉर, बोलो किसके लिए निकाल रहे हैं, समझो ना, प्रोजेक्ट आईआरआर मतलब आईआरआर किसकी, प्रोजेक्ट की। इक्विटी आईआरआर मतलब आईआरआर किसकी, से अपन किसी कंपनी के चारों अपन शेयर होल्डर हैं, कोई प्रोजेक्ट अपन लगा रहे हैं, तो हम पहले तो ये देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है, वो प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है, और फिर ये देख रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है, हम उस प्रोजेक्ट से कितना कमा रहे हैं, दोनों में फर्क है। प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट आईआरआर। हम उस प्रोजेक्ट से कितना कमा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, इक्विटी आईआरआर। अभी फिर कैलकुलेशन में भी मैं आपको समझाऊंगा। आईआरआर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे कंसीडरिंग डेट फाइनेंस, लिखो आप, इसको नोट करो। सो प्रोजेक्ट आईआरआर, इट इज आईआरआर फॉर प्रोजेक्ट, अनलिवर्ड आईआरआर, इग्नोरिंग फाइनेंसिंग पैटर्न। पैसा कहां से आया कोई मतलब नहीं है, आप तो प्रोजेक्ट का निकालो कितना कमा के दे रहा है प्रोजेक्ट। इक्विटी आईआरआर, लिवर्ड आईआरआर होता है, आईआरआर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कंसिडरिंग डेट फाइनेंस। चलो पहले हम प्रोजेक्ट आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हैं। बोलो बेटा पीवीओएफ कितना, 400 लाख, और कोई वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं, यही हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। चूंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है इसलिए पीबीडीटी इज इक्वल्स टू सीएफएटी। तो बोलो पीबीडीटी कितना, रेवेन्यू कितनी है 100 करोड़, और एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। हाँ, तो बोलो अपना, लिखूं ऐसे, 100 - 20 इज इक्वल टू 400 सीआर है ना ये। तो पीबीडीटी इज इक्वल्स टू सीएफएटी हो गया 80 सीआर। अब मैं कहता हूं आप इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लो। 80 सीआर इंटू पीवी फैक्टर का समेशन बताओ बच्चा,
कितने साल चल रहा है? और कॉस्ट कितनी है? नहीं नहीं, पीवी फैक्टर किस रेट से लेंगे? दे रखा है क्या इसमें? 15% से लो। हाँ, अरे आईआरआर निकालना है अपने को यार, रेट तो हमको फाइंड आउट करनी है ना, एनपीवी थोड़ी निकालना है। रुको फिर। अब आईआरआर क्या होती है? एक ऐसी रेट जिसपे इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोस के, तो इधर देखो बोर्ड पे, समेशन ऑफ पीवी फैक्टर एट पी आई आर आर, प्रोजेक्ट आईआरआर है ना, इज इक्वल्स टू कितना? 400। तो देखो समेशन ऑफ पीवी फैक्टर कितना, पूरा 8 पंजे 40, 5। 5 क्या है? किसी रेट ऑफ रिटर्न पे कितने सालों का पीवी फैक्टर का समेशन है? 15 साल के पीवी फैक्टर का। देखें 10% पे देखना कितना आता है। सेवन पॉइंट सिक्स जीरो, सिक्स ही लिखू ना? बहुत ज्यादा आ रहा है, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए रेट बढ़ानी पड़ेगी। शाबाश। 20% देखो कितना आता है। आगे भी बोलो। 5। ठीक है, अब कम पड़ गया। 18 पे करके देखो। अट्ठारह और 20 के बीच में इंटरपोलेशन लगा दो। इन दोनों के बीच में ही कहीं आ रहा है ना 5, तो 18 और 20 पे इंटरपोलेशन लग जाएगा। नोट करो, इंटरपोलेशन लगाओ, मुझे फाइनल आंसर बताओ। करिए। हाँ, लोअर रेट नहीं, दोनों में से जो लोअर रेट है। पीवीएलआर मतलब प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट। हाँ, ये लोअर रेट की प्रेजेंट वैल्यू, और हायर रेट 20% है और उस पर 4.675 है। ठीक है।
तो ये प्रोजेक्ट अपने को 18 18.5% कमा के देगा। इसमें अपन ने डेट फाइनेंसिंग को कंसिडर नहीं किया। जो भी लोन अपन ने लिया, पैसा कहाँ से लाए, कितना रिपेमेंट करेंगे, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डज नॉट मैटर। ये प्रोजेक्ट की आईआरआर है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। एक तरह से अपन इसको ऑपरेटिंग रिटर्न बोल सकते हैं कि भैया ये कितना कमा के देगा बिफोर इंटरेस्ट। क्लियर? 18.44। अब बात करते हैं इक्विटी आईआरआर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ब्याज भी देना पड़ेगा। फिर अपन अब देखेंगे कि अपनी जेब में क्या है। सबका ध्यान इधर अब बाद में नोट करना। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पीवीओएफ 100 करोड़। आप इसको ऐसे जैसे आपने कहा उनकी जेब से तो सो ही जा रहा है, या दूसरे एंगल से समझें, कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, अपन चारों शेयर होल्डर हैं। ऐसे समझाता हूं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 400, अपन बोरो कर रहे हैं, डिवेंचर से कितना पैसा आ रहा है 400 जा रहे हैं, तो 300 आ भी तो रहे हैं। तो नेट कैश फ्लो कितना हुआ 100 CR। हम चाहें तो ब्रैकेट में लिख ले नेट ऑफ, बोलो क्या, डेट फाइनेंसिंग। एग्री? अब आ जाते हैं अर्निंग्स पे, इसको पढ़ ले लेता हूं। यानी पीबीडीटी इज इक्वल टू सीएफएटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दे रखी। ऑपरेटिंग सीएफएटी कितना आ रहा था अपना 80 माइनस डेट रीपेमेंट। एक्चुअली इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी तो चुकाना पड़ेगा। डेट रीपेमेंट, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी तो चुकाना है। एक और एंगल से समझो, जब ऊपर पीवीओएफ में आपने 300 करोड़ को इनफ्लो मान लिया, तो जब मूलधन चुकाओगे तो उसे नीचे आउटफ्लो मानना पड़ेगा। तो यहां जो डेट का रीपेमेंट आएगा वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का आएगा। और आपने कहीं कभी पढ़ा हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में लोन का अमोर्टाइजेशन कैसे होता है, लोन की इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पीवी फैक्टर एट आई, मतलब रेट। इससे लोन का अमोर्टाइजेशन होता है, उसकी इंस्टॉलमेंट निकलती है। तो देखो तो बच्चा, लोन कितना है 300 लैक्स का, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% की रेट से 15 साल के पीवी फैक्टर का टोटल। निकालिए इंस्टॉलमेंट कितनी आई। थ्री वन कर दूं? हाँ, तो 51.31 कर दूं। निकालो नेट सीएफएटी। आप फिर इसको लॉजिकली समझो, मैंने फंडा क्या दिया, अपन चारों ने क्या कमाया यार। ये टोल टैक्स से अपन 100 की रेवेन्यू कमाएंगे, 20 जो है अपने मेंटेनेंस में चले जाएंगे, तो 80 आया। लेकिन बॉस, लोन का रीपेमेंट भी तो अपने को ही करना है, अपनी जेब से जाएगा, तो वो लोन का रीपेमेंट है। तो अपनी पॉकेट में तो 28.69 ही अपनी पॉकेट से इनिशियली जाएगा कितना 100 करोड़, और हर साल अपनी पॉकेट में आएगा कितना। इसलिए इसको इक्विटी आईआर बोलते हैं कि हम एक्सक्लूसिवली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बात कर रहे हैं कि भैया अपना कितना गया और अपन ने कितना कमाया। अब इसकी आईआरआर कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहेगा। हाँ, इसको ईएमआई बोलते हैं, तो यहां मंथ की जगह एनुअल हो गया, ईएआई, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट।
51.31 अपने को हर साल देना पड़ेगा, और इस 51-31 में प्रिंसिपल भी शामिल है और 15% का ब्याज भी शामिल है। आप सोचो 51, अभी कैलकुलेट ना करो बच्चा, 51-31 की 15 किस्तें दोगे आप, मल्टीप्लाई करना, देखें 51,31,000 इंटू 15। ओ बाबा रे, लोन कितना लिया था? 300। चुका कितना रहे? क्यों? 15 साल का ब्याज कौन देगा? 15 साल का ब्याज, वो भी 15% की रेट से। तो ये जो अमाउंट आया आपका, ये P प्लस आई है, इसमें से अगर 300 माइनस कर दोगे तो आई का पोर्शन बच जाएगा। समझे? अब आप क्या पूछ रहे थे? ये वही है। हाँ, ये डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट निकल गई। ये बिल्कुल फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट AS19 में फाइनेंस लीज में भी काम आता है। जब लीज की इंस्टॉलमेंट निकलती है या हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट निकलती है, वो इन्हीं फॉर्मूले से निकलती है। तो 51-31 की, तो प्रोजेक्ट अपने को 80 कमा के दे रहा था, उधर अपने को 51-31 देना पड़ा, तो भैया अपनी जेब में तो 28-69 ही आए हैं। ये नेट कैश फ्लो हो गया। आइए IRR कैलकुलेट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा बच्चों, CFAT कितना है? 28 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ PV फैक्टर एट इक्विटी IRR इज इक्वल्स टू कितना? 100 करोड़, 100 लैक्स या करोड़? करोड़। तो समेशन ऑफ PV फैक्टर इज इक्वल्स टू, ढूंढना पड़ेगा इसको, 3.486 को। अब ऊपर दिमाग लगाइए, 20% पे कितना आ रहा था? और कम चाहिए अपने को, तो 25 पे ट्राई करो। थ्री पॉइंट 9 ही रखो ना, तो 30 पे ट्राई करो। टू सिक्स लगा दो इंटरपोलेशन। आ गया? समझ गए? ये फंडा होता है प्रोजेक्ट IRR और इक्विटी IRR का। अब इसको ऐसे कोरिलेट करके भी बताता हूं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई प्रोजेक्ट IRR क्या कंसेप्ट,
कि प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है, अपन कितना कमा रहे हैं, दोनों में फर्क है। और दोनों में फर्क डेट फाइनेंसिंग का है, क्योंकि पैसा जो है अपन डेट से ला रहे हैं। तो प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है? 18.5% लगभग, 18.44। ठीक है साहब, प्रोजेक्ट 18.44 कमा के देगा। अपन चारों सोच रहे हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पैटर्न ऑफ फाइनेंस, अगर हम ये रोड वाला प्रोजेक्ट ले लें तो अपने को 18.44 कमा के देगा। अब सोच रहे हैं पैसा कहां से लाएं, लोन उठाएं क्या यार? तो लोन उठाते हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 15% पे लोन उठाएं। अब सोचो प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है? 18.44। लोन कितने पे उठाएं? 15% पे यार। तो बेटा फायदा है कि नुकसान है? 3% का फायदा है। देखो इसको ऐसे समझो, एक तरह से वो अपना आरओआई हो गया माइनस इंटरेस्ट रेट। प्रोजेक्ट मुझे 18.44 कमा के दे रहा, उसमें से मैं 15% का इंटरेस्ट दे दूंगा। कितना फायदा हुआ? 3.44% का फायदा हुआ। कितने अमाउंट पे? 15 पे उधार ले रहे हो, उस पैसे से 18.44 कमा रहे हो। जितना उधार लोगे उसी पे तो 3.44 एक्स्ट्रा कमाओगे यार, 15 देना पड़ेगा, 18.44 कमाओगे। तो ये 3.44 का बेनिफिट कितने अमाउंट पे हो रहा है? 300 करोड़ रुपए पे हो रहा है। और बटेगा किसमें? इक्विटी में। और इक्विटी कितनी? 100 करोड़। अपन बांट लेंगे ना यार। 300 लाख रुपए बोरो करते हैं, उस पर बढ़िया मस्त 3.44 का कमाएंगे, और उसको अपन चारों आपस में बांट लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो बेनिफिट आपको हो रहा है कितने पे हो रहा है, और बट किस में रहा है? देखो तो कितना आया। 10 पॉइंट, परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं। जोड़ना देखें, 18.44 में 10.32 आ गया, लगभग वही 28। थोड़ा बहुत फर्क आता है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से, पर हम उसी कैलकुलेशन पे। तो ये ऐसे 28-16 समथिंग आया है कि हम उस पर 18.44 कमा रहे हैं। जो डेट फाइनेंसिंग का बेनिफिट होगा उससे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं यही रिलेशन होता है आरओआई और आरओई में। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18.44 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 28 पॉइंट समथिंग। गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब एक बुक में बड़ा सा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ऊपर है कि नीचे है मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। नीचे ही होगा। हाँ, केस स्टडी, ये सॉल्व केस स्टडी, ये निकालिए। देखो ऐसे दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बेसिक फंडे तो वही है। एंड आई ऑलवेज से कि अगर कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट माइंड में क्लियर है तो हम डील आसानी से कर पाते हैं। देखते हैं। लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फालतू बात कर रहा है। एट प्रेजेंट द वेस्ट is removed by a contractor for disposal on payment by the company of rupees 50 lakhs per annum for the next 4 years। 4 साल की पिक्चर है। अभी हमारी फैक्ट्री में जो वेस्टेज होता है अपन कॉन्ट्रैक्टर से हटवाते हैं, और उसको हर साल कितना पैसा देते हैं? देना पड़ता है, अपने को खर्चा है। अब अभी से समझ लो, अगर हम किसी न किसी ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो फिर इस कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत, तो ये 50 लाख रुपए अपने बच जाएंगे ना। तो इसीलिए आगे लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन ऑन द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ 30 lakhs बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। 30 लाख रुपए का इनिशियल कॉम्पेंसेशन देके हम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? कब? आज स्टार्टिंग में। और उससे होगा क्या? हर साल 50-50 लाख रुपए बचेंगे ना अपने, तो 30 में छूटेंगे।
आगे 4 साल तक 50 लाख रुपए बचेंगे। एग्री। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 200 lakhs। मशीन कितने की है? टू बी फाइनेंस्ड बाय लोन repayable in 4 equal installment commencing from end of year 1। 4 किस्तों में हमें उसका पेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट रेट 16%। एट द एंड ऑफ 4th ईयर मशीन की साल्वेज वैल्यू 20 लाख रुपए, लेकिन इसके डिसमेंटल पे 15 लाख रुपए लगेंगे। तो एनएससी पकड़ेंगे अपन। नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना? 5 लाख का। सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट आपको अगले 4 साल की दी है। सेल्स दी है, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है और डेप्रिसिएशन। कोई तकलीफ नहीं है। आगे कहता है इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल। बोले तो वर्किंग कैपिटल। शुरू में वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए? 20 लाख रुपए। लेकिन आगे फिर उसने बोल दिया द स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 and 3 विल बी ₹55। और बाद में हमें वर्किंग कैपिटल को बढ़ा के 55 करना पड़ेगा 1, 2, 3 में। समझो 20 तो शुरू में लगा ही रहे, तो फर्स्ट ईयर में 35 और लगा दे तो 55 हो जाएगी। बस 55 मेंटेन रहेगी फिर। एंड एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट विल बी नील, क्योंकि पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल हम रिकवर कर लेते हैं। रिकवरी तो होगी सही ना, इसलिए वो नील हो जाएगी। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर ₹10 lakhs पर एनम। मटेरियल को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, उस जगह पे अपन माल रखेंगे, वरना हम उसको किराए पे दे देते और हमको 10 लाख रुपए पर एनम का रेंट मिलता। तो ये अपना अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। क्या हो गया? समझ में आया आपको? क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो मटेरियल रखने के लिए स्टोर रखेंगे और स्टोर से हमें किराए का नुकसान हो जाएगा 10 लाख का। ध्यान से पढ़ेंगे। लेबर इंक्लूड्स wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce idle time of ₹15 lakhs per annum and in year 1 and 10 lakh in year 2। बाद में समझाऊंगा। फैक्ट्री ओवरहेड, अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, इसको लेते ही नहीं अपन। एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 30 lakhs per annum payable on this venture, कंपनीज टैक्स रेट इज 35%। पीवी फैक्टर आपको दिए हैं। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट। ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में अपन लोन ले रहे हैं, तो उसने ये बताया नहीं कि प्रोजेक्ट आईआरआर ने प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन करनी है कि इक्विटी के लिए। तो हम इक्विटी के लिए करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें फायदा नुकसान उसी से पता लगेगा। चलो, आपके पास बुक है तो इधर देखिएगा आप लोग। पहला वर्किंग नोट किसका होता है? ध्यान रखना, अपन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बोलो पीवीओएफ कितना? कैसे? हाँ, ये देखो मैं आपके लिए पूरी डिटेल लिख रहा हूं। 200 की मशीन है बॉस, लोन भी तो ले रहे हैं 200 का, अपनी जेब से तो कुछ नहीं लग रहा। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। कॉम्पेंसेशन कितना देना पड़ रहा है? 30। और वर्किंग कैपिटल कितनी लग रही है? 20। तो बोलो पीवीओएफ कितना? ये आ गई क्या बात समझ में? अब यूं देखा जाए तो अपन एक और काम कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में हमें वर्किंग कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को यहां पे जोड़ सकते हैं। और यदि हम चाहें तो वो जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल है 35 लाख रुपए, उसे फर्स्ट ईयर के सीएफएटी में से भी माइनस कर सकते हैं। एक ही बात है, 35 लाख रुपए की जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगी, उसे या तो फर्स्ट ईयर के सीएफएटी में से माइनस कर दे अनिशा, या उसकी प्रेजेंट वैल्यू को यहां जोड़ लें। एक ही बात है। अरे ये क्या बात समझ में? 35 का चक्कर तो समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल को बढ़ा के 55 करना। अभी रहने देता हूँ इसको यहीं पे, बाद में फिर आपकी जो इच्छा हो वो कर लेना। अब अगला वर्किंग नोट आता है पीबीडीटी का, है ना।
कितने साल है? 4 साल। एक बार बनाओ इसको। या चलो मैं ही कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन ठीक हो गई। हम्म, मुझे आइटम बताना वहाँ क्या क्या लिखे, सेल्स माइनस, नहीं वैल्यू बाद में लिखे, मटेरियल माइनस, माइनस अदर, अदर के अलावा है इंश्योरेंस वाला, फैक्ट्री ओवरहेड, एफ ओ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद नहीं रुको, माइनस लॉस ऑफ रेंट प्लस कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन नहीं लिखेंगे इसको, हाँ यार, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड है ना, इरेजर नहीं आ रहा था। सेविंग्स, रुकना बच्चों एक मिनट। हम्म, कौन सी सेविंग्स है ये? 50 लाख वाली। अब सुनो, सेल्स बताओ तो, एक मिनट, 3 और 4, और बोलो। अब सुनना, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा नीचे वर्किंग नोट में जो है। मेरे ख्याल से मटेरियल को लेके कुछ नहीं लिखा है, तो पूरा ले लेंगे। लेबर पढ़ना, तो क्या लिखा है? बोलो क्या होगा? शाबाश, शाबाश, इतनी वेजेस अपनी बच जाएगी। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ईयर की वेजेस कितनी दी है? 30 लाख रुपए। वो कह रहा है कि जब इस प्रोजेक्ट पे हम लेबर को काम में लेंगे तो हमारा आइडल टाइम रिड्यूस होगा, और उसकी वजह से हमको कितने, 10 बचेंगे, 15 बचेंगे, 15 लाख रुपए बचेंगे, तो अपनी वेजेस तो कम हो गई ना। तो ये जो दोनों आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सेविंग्स दी है, इनको माइनस करके यहाँ पे वेजेस आई। वेजेस के बाद अदर, अदर में क्या है? अच्छा, अदर में कुछ नहीं है, अदर पूरा का पूरा ले लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड बोलो। तो बेटा अपॉर्शनमेंट तो लेते ही नहीं है हम, तो फिर आगे क्या लिखा है? तो वो तो आएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। चलो करा दो मुझे, मटेरियल बोलो। 30, 40, 85, 85। वेजेस बोलो, कम करके बोलनी है ना बच्चा। 60 कैसे? 75 है तो 60, 65, 85 और 100, समझ में आ गया ना? अदर पूरे के पूरे आ जाएंगे, बोलो। हम्म, हम्म, और इधर लॉस ऑफ रेंट,
और कमीशन। ठीक है, निकालो पीबीडीटी। बुक देना, एक मिनट। बोलेंगे एक बार? सक्सेना जी आगे क्या? देख लो यार, इसमें गलती नहीं करना। कब का? ठीक है, अब लोग बाद में नोट करना जब मैं कहूँ। डेप्रिसिएशन ले ले, ऊपर दे ही रखा है, बोलो कितना। हाँ, इंटरेस्ट। सुनो अब, इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला था क्या उसने? हाँ हाँ। अब देखो, इसमें इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल तरीके से निकलेगा। कितना लोन लिया अपन ने? 200 लाख का। और अपन 4 किस्तों में पे कर रहे हैं, तो 50-50 लाख की 4 किस्तें पे कर रहे हैं। तो पहला साल का इंटरेस्ट पूरे 200 लाख पे। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो 200 लाख का 16%, 32। सेकेंड ईयर में 50 लाख हम चुका चुके होंगे, तो 150 पे 24 लाख रुपए। उसके बाद 100 पे, उसके बाद 50 पे। 50-50 लाख से लोन चुकाते जा रहे हैं, तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता जा रहा है। 200 पे, 150 पे, 100 पे और 50 पे। अब मैं ये आगे ऐसे डॉट 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 कर रहा हूं, आपको अल्टीमेटली यहां पे सीएफएटी निकाल लेना है। पता है ना कैसे? पीबीडीटी माइनस डेप्रिसिएशन, और इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे तो पीबीटी आ जाएगा, माइनस टैक्स पीएटी आ जाएगा, पीएटी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो सीएफएटी आ जाएगा। फाइनल सीएफएटी निकालो चारों का। है क्या? बोलो। हम्म हम्म हम्म। सबका यही आ रहा है क्या? अलग मतलब हो यार। लग तो ठीक ही रहा है। सही लग रहा है तनीषा। हम्म। हाँ।
चलो अब इधर देखो, अब मैं यहां पे ले लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक तरह से ये अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, खाली सीएफएडी भी लिख सकते हैं, जो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आए हैं। अब कुछ और भी कैश फ्लोज एक्स्ट्रा हो रहे हैं, सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल, मालूम है ना, हमने जीरो ईयर में 20 लाख रुपए लगाए थे, हमें अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ा के 55 करना है, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, 35 और लगानी पड़ेगी, तो ये -35। ये बात आपको लॉजिकली समझ में आ जानी चाहिए कि इस 35 को मैं पीवीओएफ में भी ले जा सकता था, सेकंड ईयर की प्रेजेंट सॉरी फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वहां जोड़ देता तो भी ठीक था, और यहाँ के कैश फ्लोज में से बस इसको बाद में माइनस करते हैं, क्योंकि इस पे टैक्स वैक्स का इफेक्ट थोड़ी आता है। तो जब आप पीबीडीटी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करके जब फाइनल सीएफएटी निकाल लो, उसके बाद खेलो, आप कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। दूसरा, ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल है, ऐड नहीं है, ये मिटा देता हूं वरना कंफ्यूजन हो। रिस्पॉन्ड कर रहा है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल और रीपेमेंट ऑफ लोन, 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं अपन, कितना, समझ गए। अब इसमें एक बात सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज, उसने कहा वर्किंग कैपिटल इनिशियली 20 चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में 55 होगी, तो हमने फर्स्ट ईयर में 35 और लगा दी, तो 55 हो गई ना। अब वो सेकंड में भी 55 रहेगी, थर्ड में भी रहेगी, और फिर वो कह रहा है फोर्थ ईयर में 0 हो गई। इसका मतलब पूरा का पूरा स्टॉक हमने कंज्यूम कर लिया, फोर्थ ईयर के एंड में कोई वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगी। तो अगर आप यहां लिखना चाहें रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वो 0 आएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बची ही नहीं, एक तरह से सारा माल बिक गया, सब कैश में कन्वर्ट हो गया, तो रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैं लिख सकता हूं यहां पर नेट सीएफएटी, निकालो बच्चा, ईयर 1 40, नेक्स्ट 66, 82, नेक्स्ट, नहीं, एक चीज भूल गए अपन, एक काम करता हूं, ये वर्किंग कैपिटल हटा देता हूं, क्या भूले बताओ। बस ये बड़े क्वेश्चंस में यही चक्कर रहता है कि किसी चीज के छूट जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्या मशीन की साल्वेज वैल्यू है, नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, साल्वेज वैल्यू प्लस 5 lakhs, बोलो। बस पीवी फैक्टर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, फाइनल आ जाएगा। पीवी फैक्टर बोलो कितने कितने दे रखे हैं, ले लो, अब आप लिख लो यार चारों, और फिर कर लेना, पीवीआईएफ माइनस पीवीओएफ इज इक्वल्स टू एनपीवी। कर लीजिए।
फाइनल आंसर। अब इसके ये तो सारे हो गए ना, 10 तक होमवर्क दे दिया था मैंने, कंप्लीट हो गए, केस स्टडी भी हो गई है। अब है ना इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस मान लो, न्यूमेरिकल मान लो, किसी भी नाम से दे रखे हैं। तो इसमें होमवर्क लो आप 1 2 4 5 4 5। पीछे जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी इजी है, सॉरी 1 2 दोनों इजी हैं, और 4 और 5 भी कहीं ना कहीं हमने किए हुए हैं, तो आपको कर लेने हैं। 3 मेरे लिए छोड़ देना है, 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखो वो कंसल्टेंट रेम्यूनरेशन वाला क्वेश्चन किया था ना, अपन बाहर से कंसल्टेंट को बुला रहे थे, उनके लिए अकोमोडेशन सेंटर बना रहे थे, उससे अकोमोडेशन एक्सपेंसेस बढ़ते थे, बोर्डिंग चार्जेस, ये वही क्वेश्चन है नंबर 6। 7 भी आप ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगा ही सही। वही सारी कैलकुलेशन होती है टफ, बाकी फंडे तो सारे वही है NP। तो एक बार तो आपके लिए 1 2 4 5 होमवर्क है, आज इतना ही रखेंगे, बाकी बाद में देखें। बाकी है क्या, दिखाओ कौन सा है मेरे पास। अच्छा वो, हाँ मैं बता दूंगा आपको, देखा नहीं मैंने, देख के इसलिए बताना क्योंकि उसमें जो सोल्यूशन दे रखा है उस पर मुझे डाउट है, तो वो थोड़ा सा कंफर्म करके देन आई लेट यू। ठीक है।